तो ये DPP 3 के आंसर्स चेक करिए। वैसे कितने लोगों ने किया ऑनेस्टली? वही लोग पूछेंगे। DPP 3 के आंसर्स पूछिए, क्या है आपको पूछना इसमें? कौन से डाउटफुल है? 3 और 4। और कोई? 9। सॉल्व किए? चेक करता रहूँगा। बताओ। नहीं, इनका बोल रहा मैं क्या कैसा? हाँ किए ना। हाँ, और कौन बोल रहा था? 10 कौन बोल रहा? हाँ, और कौन सा था? अरे बोलो, पहले पूरी करना है सर। बोल दिया तूने 3 बार? 3 बार हो चुका 7th वाला? अरे हाँ, 7th वाला तो हो चुका। हटाओ सारे को। चलो इधर। फर्स्ट वाला देखो। अरे हट। व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, इसका मतलब उस पर फोर्स ऐसा है कि फोर्स लग रहे होंगे, मगर सारे के सारे फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस्ड होंगे। तो इसीलिए सी ऑप्शन। सेकेंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इनमें से कौन सा जो है कॉन्करेंट फोर्सेस का सेट हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मे बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इनमें से कौन से फोर्सेस का सेट इक्विलिब्रियम में हो सकता है? मैं बार बार तुम्हारे इधर कंफ्यूज हो रहा। हाँ, एक उसमें लिखा हुआ है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 9 न्यूटन। एक दिया हुआ है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। और एक दिया है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। और लास्ट दिया हुआ है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अब ऐसा है कि देखो, यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? F1 इक्वल्स टू 3 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन और F3 इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम में कब माना जाता है? जब सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या आ जाए 0। अब मसला ये है कि अगर मान लो ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों का मिलाकर फोर्स कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। ये अकेला फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा क्या करना, जो सबसे कम वाली वैल्यू है उनको ऐड करके देखना, क्या ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ रही है क्या? इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ रही है क्या? तो मैं बोलूँगा देखो, ये 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, दोनों को ऐड करने पे क्या होगा? 8 न्यूटन। कब? अगर मान लो F1 भी इसी डायरेक्शन में है और F2 भी इसी डायरेक्शन में है, फिर भी दोनों मिलाकर 9 न्यूटन के बराबर नहीं आ पा रहे, तो ये अभी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो कब ये दोनों एक साइड हो भी गए, ये दोनों कमजोर लोग एक साइड हो भी गए, तो ये पहलवान की बराबरी नहीं कर सकते, तो कभी भी ये इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोला हुआ है? तो भैया F3, तो F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F3 इक्वल टू 1 न्यूटन। अब बता पहलवान कौन इस बार? F2। अब F1 और F3 को मैं अगर ऐड कर दूं, मान लो F1 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, F1 और F3 दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, और मैं आपसे पूछूं कि भैया कुल मिला के आंसर कितना होगा फिर? 4 न्यूटन। क्या इसकी बराबरी कर पा रहे हो? नहीं। तो बोले ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू अगेन 15 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से जो मैंने नॉलेज बताया उसके बेसिस पे आप ये बताओ, क्या अभी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता क्या? नहीं। अगर ये दोनों के दोनों एक साइड में आ गए,
तो कुल मिला के फोर्स कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, ये 5 है ना, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। तो F1 प्लस F3 8 होगा, और जो F2 8 होगा, जो बिल्कुल भी F3 की बराबरी नहीं कर सकते, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। F1 इक्वल्स टू 3 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, और F3 इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। अब देखो भाई, F3 और F2 ऐड करने पे क्या होगा 8, जो कि इससे क्या है ज़्यादा है कि नहीं। मतलब अगर मैं देखूं तो इनका फोर्स इससे ज़्यादा हो सकता है ना। अगर ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में आ गए, F1 और F2 भी सेम डायरेक्शन में आ गए, तो असल में ये इस पर भारी पड़ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। हाँ, अगर मैं इनके बीच में कोई एंगल बना दूं, एंगल बढ़ाने से थोड़ा सा क्या होता है, ये वैल्यू कम हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू से। तो अब ये कभी ना कभी एक ऐसा एंगल होगा, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एंगल होगा जिस पे ये F3 के बराबर आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ये मानूंगा कि हाँ भैया, इस फोर्स के कारण हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। आया समझ में आपको? तो ये था आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन, है ना। हमें क्या करना है, सबसे कमजोर फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करना है, और देखना है क्या वो ताकतवर फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा होते हैं कि नहीं। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हम मानेंगे कि हाँ, अब ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इनमें। चलो अगला, चलो अब मुझे बताओ फिर से, अब आप उसी नॉलेज के बेस पे बताओ क्या आएगा। ए ऑप्शन है ना, साफ समझ में आया, उसी के बेसिस पर ये आ गया तो वो भी आ जाता इजीली। ठीक है, 2 फोर्सेस 5 न्यूटन ईच are acting along x and y axis, then the magnitude and direction of resultant force is। देखो बहुत आसानी, बच्चों का खेल है तो बोलेंगे यार। देखो 2 फोर्सेस है, 5 न्यूटन ईच। प्रॉब्लम नंबर 4, इधर एक फोर्स लगा F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, इधर एक फोर्स लगा F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। एक्स और वाई डायरेक्शन में द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। चिल्लर, एकदम चिल्लर, है ना। अरे भाई वेरी इजी, ये दोनों के बीच में का एंगल कितना आ रहा है कि नहीं। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, आपका ये चलो F1 पकड़ लो, ये F2 पकड़ लो, तो F नेट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। यार मैंने आपको पहले भी बताया था वेक्टर के टाइम पे भी, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, देखो मान लो दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, ये भी F, ये भी F, ये भी F, ये भी F, गौर से देखो, ये भी F, ये भी F, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, टोटल फोर्स ट्वाइस F, टोटल फोर्स ट्वाइस F, टोटल फोर्स एंगल 60 डिग्री है, टोटल फोर्स √3F, एंगल 60 डिग्री है, टोटल फोर्स √3F, टोटल फोर्स √3F, एंगल 90 डिग्री है, टोटल फोर्स √2F, टोटल फोर्स √2F, एंगल 120 डिग्री है, बताओ कौन, ओनली F। 120 डिग्री पे याद है वेक्टर का लॉ पढ़े थे, इक्वल इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर होता है, तो भैया ओनली F। अगर ऐसा 180 डिग्री है तो 0, F माइनस F हो जाएगा ना 0। अब यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो भैया टोटल फोर्स क्या हो जाएगा फिर, √2 टाइम्स ऑफ F, जो कि √2 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 5√2 न्यूटन। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, तो बोले बीचों बीच जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो बोले एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन, 5/4। तो उस हिसाब से आपका आ गया फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ का बी ऑप्शन। फिफ्थ का, अरे ये तो बहुत आसान है, इसको आप लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं, आप इसको वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, है ना। चलो मैं लैमिस थ्योरम से करता हूँ, क्योंकि वो लास्ट में भागम भाग में लिया था मैंने लैमिस थ्योरम, तो उसी से करते हैं अपन। तो देखो इधर ये आपका रिजिड सपोर्ट है, तेरी और ये रस्सी ऐसी गई है, ये रस्सी ऐसी गई है, और ये 2 किलोग्राम का वेट है। यहाँ टेंशन T1 है, ये टेंशन पकड़ लो T2,
ये एंगल 30 डिग्री। अच्छा एक बात बता मुझे, एक एंगल बता मुझे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग T1 के सामने कितना एंगल आया, अरे भैया लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग T1 के सामने कितना एंगल है, अरे यहां से यहां तक देखना पड़ता है, ये रस्सी से लेकर ये रस्सी तक का, यहां से यहां 90 है, अरे हाँ या ना, ये कितना है 30, तो भैया ये 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बोलो, तो मैं बोलूंगा T1 अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू, अब T2 के सामने कितना एंगल है, ओनली 90, आया ना, तो मैं बोलूंगा T2 अपॉन साइन 90। अच्छा अब मुझे बता, ये जो वेट है आपका 2 किलोग्राम का, यानी 20 न्यूटन, वेट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा उसके सामने कितना एंगल है, तो बोले यार ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना आएगा 90 प्लस 60, हाँ या ना, तो बोले ये आ जाएगा साइन 90 प्लस 60, है ना, मेरे पास वेट है ना, मुझे क्या निकालना है, T1 निकालना है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 30 यानी कि T1 अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू W अपॉन कितना आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस 30 कितना होता है √3/2, वेट कितना था आपका 20, और कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो T1 √3 उधर ट्रांसफर करो, तो T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3 न्यूटन, 20√3 न्यूटन, हाँ वो किलोग्राम वेट में ना हो, है ना, किलोग्राम वेट में ना हो, तो T1 इज इक्वल्स टू 2√3 किलोग्राम वेट, स्मॉल g से डिवाइड करना पड़ता ना, अरे भैया याद है, भूल गए, पहले स्टार्ट में बताया था 2 यूनिट था फोर्स के, एक एब्सोल्यूट यूनिट एक ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना, ये जो न्यूटन है ये एब्सोल्यूट यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट को एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और एब्सोल्यूट यूनिट को ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से डिवाइड करना पड़ता, और हम लोग लगातार यहाँ पर 9.8 की जगह क्या लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में 10, तो इसीलिए 10 से डिवाइड किए, तो क्या 2√3 किलोग्राम वेट, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था ये, फिफ्थ का तो सी आ रहा, अच्छा 2√3 बराबर तो है, वो 2/√3 है पहला, मैं वही समझा 2√3 कहाँ से आ गया रे, सिक्स्थ वाला, a block of mass 4 kilogram is suspended by through light springs balances A and B. A and B will read. सेम रीड करेंगे 4 किलो का, अरे भैया 2 स्प्रिंग बैलेंस है ना, और दोनों के नीचे वजन कितना लटका हुआ है 4 किलो का, उतना ही रीड करेंगे वो 4-4, लॉजिकल आंसर था यार, इसको कौन सा मैथ्स लग रहा 7 तो हो चुका, ओके, फिगर शोज show the displacement of a particle going along the x-axis as a function of time. The force acting on the particle is 0 in the region. ये गलत हुआ, इसका मतलब मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का नॉलेज आपका वीक है या है ही नहीं,
अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कहीं फोर्स जीरो है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जीरो है? फोर्स जीरो है तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन जीरो है? और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपको याद होगा जब आपने मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़े होंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर सीधी लाइन आती है इसका मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसमें से कौन सा हिस्सा है कर्व का जिसमें सीधी लाइन आ रही? ए बी और सी डी। मतलब ये क्या बताना चाह रहे? वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब ये क्या बताना चाह रहे? एक्सेलरेशन जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो फोर्स भी जीरो है ना? तो कौन सा? हाँ बराबर है ना, वो दो है ना उसके आंसर, ए और सी। ठीक है, ओके। चलो नाइन्थ वाला थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं जमेगा करके, क्योंकि वो सूडो फोर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी होना बाकी है। एक काम करो, नाइन्थ वाले का रहने दो, क्योंकि कल मैं जो प्रॉब्लम लूंगा ये लेने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। तो नाइन्थ वाले का आपको पता तो चल गया आंसर, मैं कल बताऊंगा। चलो टेंथ वाला, two particles A and B, each of mass small m, are kept stationary by applying force F equals to mg. F equals to mg. और आगे थोड़ी देर की बात है बस, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो अब इससे सबक क्या मिला? वो पर्दा अटका, एग्जॉस्ट में अटका, फिर आप उसको हटाए तो धूप आ गई अंदर। इससे क्या सबक मिला? सबक क्या मिला? इमरान सर को पकड़ो, एसी की डिमांड करो। हाँ कौन है वो? हमारी मांगे पूरी करो। मेरे को लगा ही है हमारी चोंगा करके, ये वही हो सकता है वाला। ओके, two particles A and B, each of mass small m, are kept stationary by applying a horizontal force F equals to mg on a particle B as shown in figure. Then इनमें से क्या रिलेशन सही रहेगा? मगर एंगल का दिया कहाँ से? एंगल √2 √5 कहाँ से आया? ना नंबर्स दिया कोई इसने। अगर मान भी लो हमने कर भी लिया तो भैया ये एंगल बीटा रहेगा। चलो इसको पॉइंट P2, इसको पॉइंट P1 मान के चलो। तो भैया पॉइंट P2 का अगर मैं बना भी दूं, तो T2 बीटा, तो T2 कॉस बीटा इज इक्वल टू T2 साइन बीटा। अच्छा, ये पार्टिकल जिसका मास m है, मतलब ये दो पार्टिकल्स है, इनका मास m है, तो इनका वेट नीचे आ रहा है mg, यहाँ इनका वेट mg नीचे आ रहा है।
तो ये mg। तो ठीक है भाई, अब आगे क्या? तो T2 cos बीटा इज इक्वल्स टू mg, तो T2 sin बीटा इज इक्वल्स टू mg। अगर T2 cos बीटा इक्वल्स टू mg है और T2 sin बीटा भी mg है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos बीटा इज इक्वल्स टू साइन बीटा। और ये तो सब सिर्फ पॉसिबल ये है, तब पॉसिबल है जब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, है ना, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, सिर्फ उसी में पॉसिबल है। फिर उसके बाद चलो ये तो पता चल जाएगा। फिर आगे अगर मैं पॉइंट P1 लेता हूँ, पॉइंट P1 उसका भी वेट नीचे mg है, इस साइड में टेंशन T1 है, थोड़ा सा टेढ़ा टेंशन T2 है। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। और ये एंगल तो बीटा तो था ही। तो फिर मैं लिखूंगा ये दो कंपोनेंट से बांटो, T2 cos अल्फा, T2 sin, T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा। और ये इसको इधर ला लेंगे तो T2 cos बीटा और T2 sin बीटा, बीटा बीटा बीटा। अब आगे क्या? तो T1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू T2 cos बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। T1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ T2। और नहीं, T1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू T2 cos बीटा प्लस mg आएगा भैया, प्लस mg। और T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? cos 45 इज इक्वल्स टू mg, यानी कि 1/√2 इज इक्वल्स टू mg, यानी कि कितना हो जा रहा है? √2 टाइम्स ऑफ mg। ये T2 की वैल्यू है, 1/√2 टाइम्स ऑफ mg, √2 टाइम्स ऑफ mg। तो ये हो जाएगा √2 mg cos 45 1/√2 प्लस mg, √2 कैंसल। T1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2, T1 cos अल्फा इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इसको और इसको इक्वेट करते हैं। तो T1 sin अल्फा इज इक्वल्स टू T2 sin बीटा। साइन बीटा बोले तो sin 45। तो T1 sin अल्फा इज इक्वल्स टू T2 sin 45 1/√2। और T2 की वैल्यू जैसे मैंने बताया वो है √2 टाइम्स ऑफ mg। अगर ये √2 टाइम्स ऑफ mg है तो ये हो जाएगा 1 mg। तो T1 cos अल्फा कितना आया? 2 mg। T1 sin अल्फा कितना आया? 1 mg। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 mg का स्क्वायर प्लस 1 mg का स्क्वायर। फिर उसका बाद ये T1 यार T1 है ना रे यार, T1 को कॉमन निकाले तो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, 4 mg का स्क्वायर, या फिर कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ 5 mg का स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट लेने पे T1 इज इक्वल टू हो जाएगा √5 टाइम्स ऑफ mg। ये था √2 टाइम्स ऑफ mg और ये था √5 टाइम्स ऑफ mg। ओके, फिर उसके बाद तो T1 अपॉन T2 जब मैं लूँगा तो वो क्या आएगा? फिर √2 टाइम्स ऑफ mg अपॉन √5 टाइम्स ऑफ mg। mg कैंसिल हो जाएगा, √5 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T2।
उल्टा हो जा रहा है ना, चेक करो एक बार T2 की वैल्यू क्या है। हाँ मैंने ये ऊपर लिख दिया, ये T2 की वैल्यू √2 mg है और ये √5 mg है, तो फिर ये √2 टाइम्स ऑफ T1 और √5 टाइम्स ऑफ T2 है। देखो क्या खेल था यहाँ पर, बहुत लंबा खेल था ये। यहाँ पर पार्टिकल्स लटके हुए, उनका मास m है, तो वजन क्या होगा mg, फोर्स mg है और ये आपने इधर लगाए और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब मैंने क्या किया, जैसे कि आपको याद होगा कि ये पॉइंट्स को अपन ओरिजिन मान के चल सकते, तो मैं P2 को ओरिजिन माना और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया। मैं बोलूँगा P2 के राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, F = mg। इधर कितना फोर्स लग रहा है T2, जिसने y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बीटा, तो मैं बोलूँगा T2 cos बीटा, क्रॉस मतलब रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो ये T2 cos बीटा और ये T2 sin बीटा। देखो T2 cos बीटा ये किसके बराबर है, mg के। T2 sin बीटा ये भी किसके बराबर है, mg के। इसका मतलब क्या, जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो cos बीटा = sin बीटा, और ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, तो बीटा = 45 डिग्री। अब आगे क्या, हमें बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, कोई भी एक इसमें डाल दूँ, जैसे ऊपर वाले में डालूँ, तो T2 cos 45 = mg। cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 = mg। √2 चला जाएगा ऊपर, तो T2 = √2 mg। चलो ये T2 आ गया, मेरे को आगे इसका काम पड़ने वाला है, तो मैं इसको भाई सेव करके रख दिया। अब आगे अब ये पॉइंट पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। T1 इधर गया, अब ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा बाय अल्टरनेट एंगल तेरा। T2 इधर गया, तो बोले ये एंगल कितना है, बीटा, और ये वेट mg नीचे गया। देखो T1 T2 और ये वेट mg नीचे। T1 को दो कंपोनेंट्स में बांटे, T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा। T2 को दो कंपोनेंट्स में बांटे, T2 cos बीटा, T2 sin बीटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा है, सेम है, और राइट और लेफ्ट वाले फोर्सेस भी कैसे है, सेम है। तो अब मैं ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वेट करता हूँ। कुछ बोले थे आप, तो T1 cos अल्फा = T2 cos बीटा, बीटा बोले तो कितना है 45 डिग्री, यही बताया ना मैंने, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। तो T2 cos बीटा यानी T2 cos 45 प्लस mg, क्योंकि इसी डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसका कंपोनेंट और इसका वेट, तो इसीलिए T2 cos 45 = mg। मगर T2 की वैल्यू √2 mg है, हाँ जी लिख दिए। cos 45 1/√2 होता है, जी हाँ लिख दिए। √2 हुआ कैंसर, तो mg प्लस mg क्या हो जाएगा, ट्वाइस mg। अब इसी तरह से T1 sin अल्फा को T2 sin बीटा से इक्वेट करो। अब sin बीटा म्हणजे का है, sin 45, तो T1 sin अल्फा = T2 √2 mg था, sin 45 1/√2 होता है, √2 कैंसिल हुआ, T1 sin अल्फा = क्या हो जाएगा 1 mg। अब देख T1 cos अल्फा और T1 sin अल्फा, ये cos अल्फा sin अल्फा देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, वो स्क्वायर करके ऐड कर डालो। तो जब मैंने स्क्वायर किया T1² sin² अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 mg का स्क्वायर, प्लस T1² cos² अल्फा प्लस यानी कि 2 mg का स्क्वायर, यानी 4 mg का स्क्वायर। मैंने T1² को इसमें से कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन याद आया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 है ना, तो इससे हो गया वो 1, बचा सिर्फ T1² जो कि किसके बराबर है, देखो 4 mg² प्लस 1 mg² क्या हो जाएगा 5 mg²। T1² = 5 mg², T1 = √5 टाइम्स ऑफ mg। अब ये देखो T1 आ गया √5 टाइम्स ऑफ mg, T2 आ गया √2 टाइम्स ऑफ mg। जब T1/T2 लोगे तो √5 mg/√2 mg, फिर आपको √2 और √5 को उधर ट्रांसफर करना है, आपको आपका आंसर मिल गया। ये वाला पार्ट देखो, ये अपन ने क्या करे, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया, T1² cos² अल्फा प्लस T1² sin² अल्फा प्लस T1² cos² अल्फा, ये समझ में आया। अगर LHS को स्क्वायर करके ऐड किया तो RHS को भी करना पड़ेगा, तो RHS क्या है 2 mg का स्क्वायर प्लस 1 mg का स्क्वायर। अब 2 mg का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या, तो 4 mg² प्लस 1 mg², 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अब क्या, T1² को कॉमन निकाले, अंदर क्या बच जाएगा sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, वो क्या होता है 1 T1²।
4 mg का स्क्वायर प्लस 1 mg का स्क्वायर क्या होता है? 5 mg का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, क्योंकि सिर्फ 5 का स्क्वायर थोड़ी mg का स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ mg, ये आ गया T1। आपका था ना बेटा? थैंक यू।